सभी को अगेन गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर। मैं हूं एसपी सिंह। आइए देखते हैं आपकी डिमांड पर तैयार किया गया एक और लेक्चर, इमोशंस, संवेग। किसी स्टूडेंट्स ने लास्ट डे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर इमोशंस को लेकर एक लेक्चर दीजिएगा, तो आज का लेक्चर तैयार किया गया है इमोशंस यानी संवेग टॉपिक के ऊपर। आइए देखते हैं कुछ खास और महत्वपूर्ण तथ्य संवेग के विषय में। ठीक है, संवेग को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। इमोशन में भी thought of as a state of generalized excitement that expresses itself in changes in attitude and bodily conditions। ये परिभाषा है बाई H.C. लिंग्रेन की। इमोशंस में भी थॉट, इमोशंस के बारे में ऐसा विचार किया जा सकता है कि एक दशा है, सामान्य दशा है एक्साइटमेंट की, जो एक्साइटमेंट से जुड़ी हुई है। ये शब्द यहां पर इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ चेंजेस, और ये एक्साइटमेंट ही बताता है चेंजेस इन एटीट्यूड, मनोवृत्ति में परिवर्तन और शारीरिक दशाओं में परिवर्तन की ओर संकेत करता है। अब इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, इसका मीनिंग क्लियर होता है। संवेग का अर्थ, मीनिंग ऑफ इमोशन। अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द, अंग्रेजी में जिसे इमोशन कहा गया है, यह लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द का रूपांतर है। अब यहां दो चीजें आएंगी, इन्हें बेहतर समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है इमोशन किस भाषा का शब्द है, और अगर आपसे पूछा जाता है इमोवेयर किस भाषा का शब्द है, इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंसेस समझने की कोशिश करो। यानी लैटिन भाषा का इमोवेयर शब्द और अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द, ये दोनों एक समान यूज किए गए हैं। अब देखेंगे इमोवेयर शब्द का अर्थ, आशय, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना या उत्तेजित करना है। मीनिंग आप देखेंगे, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना, उत्तेजित करना। अगर इन सब में हम कहें तो इसका मतलब जो पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था, एक्साइटमेंट, एक्साइट, द एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइट, राइट, इससे कनेक्ट है ये। तो क्लियर है, संवेग का अर्थ अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द का रूपांतर है, जिसका आशय, जिसका अर्थ क्या है? उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना और उत्तेजित करना। क्लियर है? इसी संदर्भ में गेल्डार्ड ने अपनी किताब, गेल्डार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, गेल्डार्ड ने अपनी किताब, बुक का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी। याद रखिएगा, हमने एक बुक स्पेशल लेक्चर अपलोड किया है, तो वहां पर एक किताब और जोड़िएगा। फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी किताब के लेखक कौन थे? गेल्डार्ड थे। तो अपनी किताब फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी में संवेग को इसी अर्थ में परिभाषित भी किया है। क्या कहा है गेल्डार्ड ने? संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इमोशंस आर इंसाइटर्स टू एक्शन, क्रियाओं का उत्तेजक है। परिभाषाओं को बर्न करने की भी ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक, गेल्डार्ड, एज इट इज। अच्छा, परिभाषाएं जितनी छोटी होंगी उनके एग्जाम में आने की उतनी अधिक पॉसिबिलिटीज भी हैं।
तो समझिए आप इसको। एक और परिभाषा इसी के साथ जुड़ी है बर्नी की। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। इमोशंस आर द इफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिव। इसका मतलब अगर हम कहें संवेग कनेक्ट है किससे? अभिप्रेरकों से। व्यक्ति को कार्य करने की ऊर्जा, उत्तेजना किससे मिलती है? संवेगों से मिलती है। ठीक है, कार्य करने की ऊर्जा किससे मिल रही है? संवेगों से। तो इमोशंस आर इफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिव्स। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा वर्नी महोदय की है। आइए देखते हैं मैकडूगल क्या कहते हैं। मैकडूगल का नाम संवेगों से खासा जुड़ा हुआ है, विशेष जुड़ा है। तो संवेग प्रकृति का हृदय है। परिभाषाएं सॉलिड परिभाषाएं और इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। संवेग प्रकृति का हृदय है। इमोशंस आर द कोर ऑफ इंस्टिंक्ट्स। अच्छा, प्रकृति ही आपकी मूल प्रवृत्ति है। तो अगर हम कहें इंस्टिंक्ट्स के विषय में अधिकतम कार्य किसने किया? अधिकतम कार्य किया है मैकडूगल ने। प्रवृत्तियों से संबंधित कार्य विशेष रूप से जुड़ा हुआ है मैकडूगल। अगला स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। संवेग किसी शरीर के उत्तेजित होने की अवस्था है। शरीर में उत्तेजना का संचार। आप कई बार देख चुके होंगे उत्तेजित अवस्था, उत्तेजना, एक्साइट या फिर हलचल, तूफान। जब ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो ये डायरेक्ट रिलेटेड होंगे किससे? इमोशन से। ठीक है। इमोशंस आर मूव्ड आर स्टायर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो संवेग किसी शरीर के उत्तेजित होने की अवस्था है। शारीरिक उत्तेजना, शरीर के उत्तेजित होने की अवस्था संवेग मानी है किसने? वुडवर्थ ने मानी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं। तो संवेग एक जटिल अवस्था है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स स्टेज है। इसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं, आंगिक प्रतिक्रियाओं का मतलब बॉडीली रिएक्शंस शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल है? देखो, आप पढ़ते होंगे तूफानी होना, राइट? तो इसमें है क्या? हृदय गति में परिवर्तन। आंगिक प्रतिक्रियाओं में पहली प्रतिक्रिया क्या है बच्चा? हृदय गति में परिवर्तन, चेंजेस इन हार्ट बीट होता है। फील करो आप, कब होता है? जब आप एक कमरे में, अंधेरे कमरे में अकेले लेटे हुए हैं, तब आपको फील होता है। जब आप किसी ऐसे रास्ते पर सफर कर रहे हैं जिसमें एक तरफ बहुत गहरी खाई है, बोट में बैठकर जब आप नदी पार करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा है हार्ट बीट, चेंजेस इन हार्ट बीट। दूसरा क्या है? रक्तचाप में परिवर्तन, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन, राइट? रक्तचाप अथवा रक्त गति में परिवर्तन दूसरी प्रतिक्रिया है। तीसरी प्रतिक्रिया क्या है बच्चा? यहां पर श्वास गति में परिवर्तन, चेंजेस इन ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी आहें, सांसें भरना। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन, चेंजेस इन फंक्शंस ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें भी परिवर्तन होने लगते हैं। और नेक्स्ट है शारीरिक अंग, या कह सकते हो शारीरिक अंगों में परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस हम जिसे कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया जैसे हाथ, पांव, आंख, चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन। तो हाथ पांव नियंत्रण, हाथों पर कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जिनमें हम कहते हैं यार मेरे हाथ पैर कैसे चल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कैसे चल रहे हैं। आंखें, आंखों की स्थितियों में परिवर्तन, चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशंस में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो बेटा ये सारी की सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो किसमें होती हैं? संवेग की स्थिति में घटित होती हैं। ठीक है, आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं। संवेग पद शब्द प्रायः भावना, भावना किससे? फीलिंग से, भावना तथा मन स्थिति का पर्यायवाची समझा जाता है।
अब कई बार जब आप सवाल पढ़ते होंगे तो देखा होगा संवेग के समानांतर जो हिंदी का शब्द लगता है वो या तो आपका भावना लगेगा या फिर लगेगा मना स्थिति। बोथ आर सिनोनिम्स, राइट। दूसरा फैक्ट क्या कहता है? संवेग उद्वेलन। उद्वेलन क्या है? हलचल। यह भी हमने अभिप्रेरणा में पढ़ा। संवेग उद्वेलन आत्मनिष्ठ भावना तथा संज्ञानात्मक व्याख्या का एक जटिल स्वरूप है। आत्मनिष्ठ समझ रहे होंगे, सब्जेक्टिव फीलिंग्स। आत्मनिष्ठ भावना तथा संज्ञानात्मक व्याख्या का एक जटिल स्वरूप होता है और संवेग प्राणी में आंतरिक गति लाते हैं, इंटरनल। संवेग क्या करते हैं? व्यक्ति में, प्राणी में आंतरिक गति लाते हैं। तो आपने जब अभिप्रेरणा पढ़ा होगा तो देखा होगा उसमें भी आंतरिक अभिप्रेरणा जुड़ी हुई है। व्यक्ति कार्य करने के लिए जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तब समझ लीजिए तब ही वो कार्य करता है। तो संवेग में भी क्या है? संवेग प्राणी में क्या करते हैं? आंतरिक गति लाते हैं, इंटरनल स्पीड, इंटरनल मूवमेंट, राइट। संवेग प्रक्रिया में शरीर क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं अंतर्निहित हैं। अब देखो, संवेग की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो इसमें एक तो शरीर क्रियात्मक है यानी फिजिकल है, और दूसरा कैसा है? साइकोलॉजिकल है। दोनों प्रतिक्रियाएं अंतर्निहित हैं, जुड़ी हुई हैं। संवेग एक आत्मनिष्ठ भावना है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, जिसका अनुभव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। मतलब दो व्यक्तियों में एक जैसी फीलिंग्स नहीं हो सकती है एक ही संवेग की, एक ही परिस्थिति की। हो सकता कोई परिस्थिति है एक व्यक्ति को अच्छी लग रही हो, दूसरे व्यक्ति को वो अच्छी नहीं लग रही हो। तो इसका मतलब आत्मनिष्ठ भावना है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, जो पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। कोई डाउट? यहां तक के एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट? चाइल्ड सेंटर्ड क्लास का मतलब है जितना बेहतर समझ सकते हो आप उतना बेहतर। बच्चे की रिक्वेस्ट भी थी कि सर संवेग को लेकर एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया जाए, तो वो स्पेशल लेक्चर की ही बात है ये, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास क्रमिक होता है। क्रमिक का मतलब ऑर्डरली होता है, राइट। यह साधारण से जटिल की ओर होता है, तो हम कह सकते हैं इसी का एब्रिविएशन है ये, साधारण से जटिल। पहले क्या है? सिंपल संवेग आते हैं और फिर इसके बाद जटिल संवेग आते हैं। पहले साधारण संवेग और फिर जटिल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का क्रम है। अगर पूछा जाए संवेगों का विकास किस क्रम में चलता है, तो संवेगों का विकास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चलता है। संवेगात्मक विकास व मानव व्यवहार में संबंध पाया जाता है। दोनों रिलेटेड है, मनुष्य का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर और इमोशनल डेवलपमेंट, बोथ आर कनेक्टेड। जैसा बालक का संवेगात्मक विकास होगा वैसा ही उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए, बालकों के संवेग प्रौढ़ों, एडल्ट्स की अपेक्षा अधिक तीव्र व क्षणिक होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट। बालकों के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में अधिक तीव्र। बालकों के संवेग सडन आते हैं और सडन चले ही जाते हैं, पल भर में आते हैं और पल भर में भी चले भी जाते हैं, बहुत फास्ट आते हैं। इसका मतलब आने की गति तो तीव्र है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो ठहरे रहेंगे, मोमेंटल है। इंस्टेंट आए तो जो आए वो तूफान की तरह आए। देखा होगा आपने, को गुस्सा हुआ तो हो सकता वो धड़ाम से गिरा और थोड़ी देर बाद खुश हो गया वो, लेकिन बड़ा व्यक्ति धीरे धीरे वार्म अप होता है, उसका गुस्सा आता है। तो आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण ने अपने बुआ के लड़के शिशुपाल को वार्न किया था, शिशुपाल देख ले, तेरी 100 गलतियां तो माफ हैं, अगर तूने 101 कर दी तो मेरा सुदर्शन और तेरी गर्दन। तो 100 गलतियां सहने का धैर्य वो केशव में ही था, बाकियों में नहीं है। तो अब आप समझिए, बालकों के संवेग प्रौढ़ एडल्ट्स, बड़ों की अपेक्षा अधिक तीव्र होते हैं और क्षणिक होते हैं। क्षणिक
पल भर में आए और पल भर में चले गए। नेक्स्ट, संवेग सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सभी में होते हैं। क्लियर है ये? हम में भी है, तुम में भी है। ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जिसमें इमोशंस ना हो। रोबोट में नहीं है। अगर वो इंसान है तो उसमें इमोशंस होंगे, अगर वो लाइव है यानी लिविंग है तो उसमें इमोशंस होंगे। तो आपने ये चीज देखी होगी, गाय को भी जब उसके बछड़े से अलग किया जाता है तो वो इमोशनली अटैच्ड है, राइट? बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं पर है। मूर्त समझते होंगे, कॉन्क्रीट। तो बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं पर तथा प्रौढ़ों के संवेग मूर्त और अमूर्त दोनों पर, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट दोनों पर होते हैं, जबकि बालकों के केवल और केवल मूर्त पर है। मूर्त माने प्रत्यक्ष, कॉन्क्रीट का मतलब स्थूल, जो बड़ा है, राइट? कोई टॉय है, कोई खिलौना है, अगर उसके सामने आएगा तो सोच लेना वो उससे संवेगात्मक रूप से जुड़ा है, उसे मांगने की डिमांड करेगा, वो पक्का उसे पाने की इच्छा जाहिर करेगा। नहीं मिलेगा तो रूठेगा, मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल बिना पिक्टोरियल चार्ट या फिर बिना किसी चीज को दिखाए, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और तब आप कहो कि नहीं नहीं चॉकलेट देंगे, तो सुना तो है उसने, लेकिन वो अमूर्त में है, शब्द में है। ठीक है? तो बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं पर तथा प्रौढ़ों के संवेग मूर्त व अमूर्त दोनों पर। एक का केवल कॉन्क्रीट है और दूसरे का एडल्ट का कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट दोनों पर आधारित होते हैं। बालकों की संवेगात्मक अनुभूतियों में क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं। एक ही चीज किसी को अच्छी लग सकती है, दूसरे को खराब लग सकती है। इसका मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाइज है। बालकों के संवेग प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट समझते होंगे, क्लियर, मच एंड मोर क्लियर। बड़ों के संवेगों को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके मन में चल क्या रहा है। वो हो सकता अंदर से आपसे क्रोधित हो, लेकिन चेहरे पर इतना बनावटीपन हो कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, मुस्कुराते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करेंगे, बालकों की बात करेंगे, अगर वो रूठे हैं तो उनके चेहरे से रूठना पता चलेगा। बड़े व्यक्ति के चेहरे से पता नहीं चलेगा उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है? तो बालकों के संवेग एडल्ट्स की अपेक्षा अधिक क्लियर होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई है। फिर एक बार पूछ रहा हूं आपसे, कोई डाउट? ये वाला पोर्शन आपकी एग्जाम का हार्ट है। ठीक है? अब देखेंगे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मेन फैक्टर्स कौन कौन से कारक हैं जिससे बालक का संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। पहला है आपका वंशानुक्रम। आप सबको पता, जेनेटिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। तो जैसे मम्मी पापा होंगे, जिन इमोशंस को मम्मी पापा रखते होंगे, उन्हीं इमोशंस के साथ बच्चों में भी व्यवहार दृष्टिगत होगा। दूसरा क्या है बच्चा? दूसरा है वातावरण, एनवायरमेंट। ये भी प्रभावित करेगा। आयु भी प्रभावित करेगी। आयु में आप पढ़ चुके हैं बच्चों का और प्रौढ़ों का। जेंडर भी प्रभावित करेगा, लिंग, मेल और फीमेल में। हालांकि कुछ यहां कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी भूख प्रभावित करेगी, हंगर। अब आप पूछें हंगर कैसे प्रभावित करेगी? इसका मतलब जब भूख लगी हुई होती है तो आपने देखा वो अननेसेसरी बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है। तो साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा बच्चा है शैशवावस्था में जिसका पेट नहीं भरता है। आप समझिए इस बात को। देखा हुआ आपने, मां दुबली पतली हुई है, बेचारी फीडिंग नहीं करवा पा रही है, सफिशिएंट नहीं है। अब बच्चा हमेशा भूखा ही रहता है। जब हमेशा ही भूखा रहेगा तो देखो रोएगा, चिड़चिड़ाएगा, चिल्लाएगा, और ये व्यवहार उसको क्या करेगा? कुंठित करेगा। उसके विकास को क्या करेगा? कुंठित करेगा। थकान ये भी प्रभावित करेगी, फटीग। पारिवारिक स्थिति ये भी प्रभावित करेगी। शारीरिक स्वास्थ्य ये भी प्रभावित करेगा। और निर्धनता, अगर हम यहां पर कुछ और जोड़ेंगे तो बहुत सारे और भी मिल सकते हैं आदि। निर्धनता, बेरोजगारी, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? बालक के, व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसलिए अगर हम कहें कि बालक के संवेगात्मक विकास को हमें सुचारू रूप से करना है तो फिर इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे, इनकी स्थिति खराब रहेगी, तो सोच लेना
कहीं ना कहीं संवेगात्मक विकास में कोई ना कोई समस्या जरूर बनी रहेगी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मूल संवेगों को पहचानने का प्रयास किया है। मूल संवेग, बेसिक इमोशंस। अब यहां सबसे पहले किसका नाम आता है? सबसे पहले नाम आता है वॉटसन का, जॉन वर्ड्स वॉटसन, व्यवहारवाद के जनक। क्या कहते हैं? मूल संवेगों की संख्या 3 है, भय, क्रोध और स्नेह। अब इनकी डेफिनेशन भी क्लियर है। वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में मूल संवेग पाए जाते हैं, क्रोध, भय और स्नेह। ये इनकी परिभाषा है। तो पहली चीज, यहां पर 2 चीजें समझने की कोशिश और करो कि संवेगों को लेकर कंट्राडिक्शन है। कुछ लोग ये मानते कि नवजात शिशु में संवेग होते हैं और कुछ लोग ये मानते कि नवजात शिशु में संवेग नहीं होते हैं। तो यहां ऐसा सवाल नहीं बनेगा कि पर्टिकुलर कोई एक राइटर को लेकर ही पूछ लें। अगर राइटर को लेकर पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे। मूल संवेगों को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? वॉटसन की है। वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में मूल संवेग पाए जाते हैं और जिनकी संख्या, बच्चा कितनी है? जिनकी संख्या है 3। इससे जुड़े हुए सवाल भी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो फैक्ट्स हैं उनको समझते हैं। अब इसी प्रकार की परिभाषा इजार्ड के द्वारा दी गई है। ये बिल्कुल नया पॉइंट होगा आपके लिए, इजार्ड। अब वॉटसन खूब पढ़ते हो, हम क्लासरूम में भी आपको वॉटसन बताते रहते हैं। इजार्ड का मानना मूल संवेगों की संख्या 10 है। अब ये सवाल आपका सीबीएसई नेट लेवल में है। 10 कौन कौन से हैं? हर्ष है, आश्चर्य है, क्रोध है, विरुचि, विरुचि समझते हो? हेट, अपमान, भय, शर्म, अपराध, अभिरुचि। ये इनके 10 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां यहां होगा उत्तेजना। ये है। तो मूल संवेगों की संख्या 10 बताई गई है। हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरुचि, अपमान, भय, शर्म, अपराध, अभिरुचि तथा उत्तेजना। ये 10 किसने दिए हैं? इजार्ड ने दिए हैं। और अभी बात किसकी चल रही है? मूल संवेगों की। ठीक है, बेसिक इमोशंस। इसी प्रकार एक और थिंकर हैं, प्लूचिक। नाम रेयर सुना होगा आपने। प्लूचिक का मानना है मूल संवेगों की संख्या 8 है और एक दूसरे से प्रत्युत्तरात्मक है। दैट मीन्स एक दूसरे से पेयर में जुड़े हुए हैं। हर्ष, विषाद, ये दोनों एक से जुड़े हुए हैं। हर्ष माने क्या है? खुशी है। इसका अपोजिट क्या है? विषाद, दुख। एक है स्वीकृति, दूसरी है विरुचि, एक्सेप्टेंस और नेग्लिजेंस। भय है, क्रोध है, आश्चर्य है, पूर्वाभास है। तो ये 8 किसने दिए हैं? ये 8 मूल संवेग बताए हैं प्लूचिक ने। अब समस्या, मूल संवेगों से रिलेटेड 3 थिंकर्स हमारे पास जुड़े हुए हैं। पहला कौन सा है? पहला है वॉटसन। आपके स्तर की एग्जाम में केवल वॉटसन ही पूछा जाएगा। अब अगर इसमें एक भविष्य में और सवाल बनने के चांसेस होंगे और आगे तक जाने की बात आ गई तो इजार्ड और प्लूचिक, ये 2 नाम जुड़ेंगे किससे? मूल संवेगों से। राइट? कुछ फैक्ट्स और समझने की कोशिश करते हैं। स्पिट्स महोदय के अनुसार संवेग बालक में जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते। आ गया देखो विरोधाभास। वो कह रहे थे जन्म के समय हैं और ये कहते जन्म से नहीं होते हैं। मैडम ब्रजेज का मानना है शिशु के जन्म के समय केवल एक संवेग, उत्तेजना होती है। ये कई बार पूछा गया है। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग मौजूद होता है? वो केवल है एक्साइट, उत्तेजना। आगे वो कहते हैं 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास होता है। 2 वर्ष को कई बार माह में पूछा गया है, मंथ्स। तो 2 वर्ष
माह हो जाएंगे आपके 24। इसका मतलब जन्म के समय एक होता है, लेकिन धीरे धीरे 2 वर्ष की आयु तक उसमें सभी संवेगों का विकास होने लगता है। अब इनका डिटेल समझते हैं। मैडम ब्रजेश कहती है जन्म के समय केवल एक संवेग होता है, उत्तेजना। फिर 3 माह तक 3 आ जाते हैं, एक उत्तेजना, कष्ट और आनंद। फिर 6 माह तक अगर बात की जाएगी तो 6 आ जाते हैं, उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध और घृणा। और इस प्रकार ये धीरे 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 विकसित होते कहां, 2 वर्ष तक पूर्ण हो जाते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन मैडम हरलॉक के अनुसार दिया गया है। 1 माह तक संवेगों का निर्माण होता है। अब 1 माह कई बार पूछा गया 30 दिन। 1 माह तक संवेगों का निर्माण होता है और 24 माह फिर वही बात आ गई, 24 माह तक सभी प्रकार के संवेग बालक में आ जाते हैं तथा 5 वर्ष तक सभी संवेग इफेक्टिव हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। 3 फैक्ट आए यहां पर। 1 माह तक संवेगों का निर्माण, 24 माह तक सभी संवेग बालक में आ जाते हैं और 5 वर्ष की अवस्था तक क्या हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। 3 फैक्ट आए इसमें। ये मैडम हरलॉक का है। अगर हम यहां मैकडूगल की बात करेंगे तो मैकडूगल संवेगों का आधार मूल प्रवृत्तियों को मानते हैं। तो वो कहते हैं मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की वास्तविक संचालक होती हैं और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। संवेगों की उत्पत्ति भी मूल प्रवृत्तियों से ही मानी है। मैकडूगल के अनुसार 14 मूल संवेग होते हैं। राइट? कितने संवेग बताए? 14। अब यहां एक सवाल और बनता है, उसका कंफ्यूजन दूर करो, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाता है मूल संवेग और दूसरा कहा जाता है मूल प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां क्या होती हैं? इंस्टिंक्ट्स होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों की बात 14 है, लेकिन मूल संवेगों की बात बेसिक 3। ये किसका था? वॉटसन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम कहें 10 तो ये किसका था? ये था इजार्ड। फिर अगर कहा जाता है 8 तो ये किसके हैं? प्लूचिक। आपका सवाल यह है, मूल संवेगों की संख्या 3 है जबकि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट है मैकडूगल का। राइट? तो बच्चा ये था आज का लेक्चर। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आपको मिलेगा, जिसमें हम संवेगों के सिद्धांत के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आज का ये लेक्चर कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपने बहुतों को लाइक किया है, मैं जानता हूं। हालांकि आप सब समझते होंगे, मैं इसके लिए फोर्स नहीं करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं तो मुझे ये चीज लगती कि मेहनत के अकॉर्डिंग मैं सच में स्लाइड को बनाने में या फिर इस लेक्चर को तैयार करने में बहुत मेहनत लगाता हूं। लेकिन हाँ, उस मेहनत का कुछ पॉजिटिव अगर असर हमको मिलता रहेगा तो ये प्रयास हमारा जारी रहेगा, नो डाउट। और ये सारी चीजें आपके सपोर्ट पर ही चल रही हैं। अच्छा सपोर्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने मित्रों तक ये बात जरूर पहुंचाएं। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए थिंक साइकोलॉजिकली के साथ। गुड नाइट।